देखिए आज देखेंगे मानव अधिकार जो है संरक्षण अधिनियम, उसका अध्याय 4 जो है प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें ये धारा 17 से शुरू होता है। धारा 17 देखेंगे। धारा 17 है वो शिकायतों की जांच के बारे में है। शिकायतों की जांच। धारा 17 शिकायतों की जांच के बारे में है कि आयोग जो है मानव अधिकार वो कब करता है। देखिए धारा 17 क्या कहती है। धारा 17 कहती है आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय किसकी जांच करेगा? मानव अधिकारों के अतिक्रमण की। कहाँ मानव अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है उसकी जांच किसके द्वारा की जाएगी? आयोग के द्वारा की जाएगी। पहला पॉइंट कहता है कि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा। कौन कौन सा लिखा है इसमें? केंद्र सरकार या फिर किसी राज्य की राज्य सरकार हो सकती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन या संगठन। संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग विनिर्दिष्ट किया जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकेगा। कब मांग सकेगा? जब उसे लगता है कि मानव अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है तो जो आयोग है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जो भी राज्य सरकार हो या उसके जो अधीनस्थ प्राधिकारी या संगठन होते हैं उनसे क्या कर सकता है? उनसे रिपोर्ट मंगा सकता है। कितने समय में? जितना विनिर्दिष्ट किया जाए, जितने समय में वो मंगाना चाहता है, जितना समय उसने अपेक्षित है उस समय के भीतर वो क्या कर सकता है? इन लोगों से रिपोर्ट मंगा सकता है कि भाई उसके बारे में जानकारी, रिपोर्ट मतलब जानकारी मंगा सकता है। अगर उसे लगता है कि मानव अधिकारों का क्या हुआ है? अतिक्रमण हुआ है तो इसके बारे में वो क्या कर सकता है? सरकार में दोनों है, केंद्र और राज्य सरकार और प्राधिकारी, उनसे क्या मंगा सकता है? एक रिपोर्ट मंगा सकता है। परंतु लिखा है इसमें, परंतु परंतु इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला इसमें ए क्या कहता है? यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच कर सकेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए उसने जांच मंगाई थी, उसने रिपोर्ट मंगाई थी और वो रिपोर्ट उसको अगर प्राप्त नहीं होती है तो आयोग क्या करेगा? स्वयं जांच कर सकेगा। ये इंपॉर्टेंट, स्वयं जांच कर सकेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये पूछा जाता है कि अगर उसने जानकारी मंगाई है सरकार से, दोनों सरकारें हैं इसमें, सरकार का मतलब दोनों, केंद्र या राज्य जैसी भी स्थिति हो, और साथ ही साथ उसके अधीन काम करने वाले प्राधिकारी और संगठन होते हैं वो भी, इनसे रिपोर्ट मंगाई थी, जो समय उसने दिया था उतने समय के भीतर भी अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो वो क्या कर सकता है? आयोग स्वयं जांच कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है इसका। यदि जानकारी रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है या की जा चुकी है तो वह शिकायत के बारे में कार्रवाई नहीं कर सकेगा और शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर सकेगा। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्या कह रहा है कि यदि जानकारी या रिपोर्ट प्राप्ति पर एक तो आयोग को लगता है कि भी जांच करने का कोई आधार नहीं है तो वो जांच करने से क्या करेगा? मना कर देगा, वो जांच नहीं करेगा। दूसरा, अगर केंद्र या राज्य सरकार, जो भी सरकार है, उसने जांच पहले ही आरंभ कर दी उस मामले में तो उस मामले में भी आयोग के द्वारा जांच नहीं की जाएगी और इसके बारे में जो भी शिकायत करता है उसको क्या दे दी जाएगी? उसको सूचना दे दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर जानकारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग का समाधान हो जाता है, क्या समाधान हो जाता है? कि जांच अपेक्षित नहीं है या जांच आवश्यक नहीं है, जांच आवश्यक नहीं है तो भी जांच नहीं करेगा। दूसरा, सरकार लिख लेते हैं यहाँ, सरकार ने जांच पहले ही आरंभ कर दी है, प्रारंभ कर दी है।
उन मामलों में भी क्या नहीं करेगा, उन मामलों में भी जांच नहीं करेगा। यही क्वेश्चन आएगा आपका कि अगर किसी मामले में सरकार ने प्रारंभ कर दी है जांच, केंद्र या राज्य सरकार ने, तो क्या आयोग उसमें आगे जांच करेगा? नहीं करेगा। आपको लगाना नहीं करेगा। उसमें साधारण नियम क्या कहता है कि भाई जब सरकार ने पहले से ही जांच आरंभ कर दी है तो उसमें आयोग फिर जांच नहीं करेगा, ठीक है। और इसकी सूचना जो भी पीड़ित है, जिसने भी शिकायत करता है, जिसने शिकायत की है, उसको क्या कर देगा, उसको इत्तला दे देगा, उसको सूचना दे देगा। लेकिन इसका दूसरा है, दूसरा देखिए इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है। खंड 1 में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकेगा। ये एक तरीके से अपवाद है कि जब आयोग को लगता है, आवश्यक समझता है, समझता है, एक मिनट, आवश्यक समझता है तो क्या कर सकता है, जांच प्रारंभ कर सकता है। आवश्यक समझता है, ये आपको याद रखना है। ये सामान्यतः तो अगर सरकार ने जांच प्रारंभ कर दी है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, तो वो जांच नहीं करता। लेकिन अगर वो आवश्यक समझता है, तो ये वर्ड आवश्यक है, अगर वो आवश्यक समझता है तो फिर वो जांच कर सकता है। अगर उसे लगता है कोई मैटर ऐसा है, कोई मुद्दा ऐसा है जिसमें जांच करना आवश्यक है, तो फिर वो जांच कर सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, अगर आवश्यक समझता है तो कर सकता है। हाँ, अगर पहले से सरकार ने जांच प्रारंभ कर दी तो नहीं करेगा, सामान्यतः नहीं करेगा। लेकिन कुछ मैटर ऐसे होते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां उसको लगता है कि नहीं, उसके द्वारा जांच की जानी चाहिए, तो फिर वो जांच प्रारंभ कर सकता है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आप पढ़ा है सेक्शन, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए सेक्शन जो है 18 है। 18 कहता है जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई। सेक्शन 18, जांच के दौरान और जांच के पश्चात। देखिए जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई क्या करेगा। पहला इसमें आगे लिखा है, आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान और उसके पूर्व होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा। कौन कौन सी कार्रवाई करेगा, इसमें एबीसी करके लिखा है। पहला देखिए ये क्या कहता है, जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्पीड़न प्रकट होता है, तो वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को, ये क्या कह रहा है कि जब कभी किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया है, लोक सेवक द्वारा, ये लोक सेवक की बात कह रहा है कि भाई लोक सेवक ने अगर किसी मानव अधिकार का अतिक्रमण किया है तो वो क्या क्या प्रक्रिया अपनाएगा। इसमें पहला कहता है शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्य को ऐसा प्रतिकर या नुकसानी का संदाय करने की सिफारिश कर सकेगा जो आयोग आवश्यक समझे। तो ये कह रहा है शिकायतकर्ता या पीड़ित, जो भी शिकायत करता है, पीड़ित अकेला लिख लीजिए यहाँ, पीड़ित को क्या करेगा, प्रतिकर दिलाने के लिए क्या कर सकेगा, आवेदन कर सकेगा। नुकसानी प्रतिकर संदाय की सिफारिश कर सकेगा दिलाने के लिए, सिफारिश कर सकेगा। किससे करेगा, सरकार से। एक तरीके से उपचार है कि भाई अगर लोक सेवक के द्वारा ही मानव अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है तो जो भी सरकार होगी वो उससे सिफारिश कर सकता है कि पीड़ित है या शिकायत करता है, जैसी भी स्थिति हो, उसको क्या दिया जाए, उसको प्रतिकर दिलाया जाए। तो उसको प्रतिकर के बारे में सरकार से क्या कर सकता है, शिकायत उसकी कर सकता है, शिकायत नहीं, सिफारिश कर सकता है, उसकी सिफारिश कर सकता है, आवेदन एक तरीके से दे सकता है। तो इसके माध्यम से सरकार को कि इस व्यक्ति को, जो पीड़ित है या शिकायत करता है, जो लोक सेवक ने जो मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया है, उसके बदले में इसको क्या दिलाया जाए, उसको प्रतिकर दिलाया जाए।
दूसरा कहता है संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाई आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकेगा जो आयोग ठीक समझे। ये कह रहा है अभियोजन के लिए कार्रवाई। मतलब इसकी भी सिफारिश कर सकता है सरकार से कि जो पीड़ित है, जो शिकायतकर्ता व्यक्ति है, संबंधित व्यक्ति है जिसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो सरकार से ये भी शिकायत कर सकता है कि भाई अभी सॉरी इससे शिकायत सिफारिश कर सकता है कि इसकी जो अभियोजन वगैरह की जो भी कार्रवाई होना है उसके बारे में व्यवस्था की जाए। तो इसकी भी सिफारिश वो क्या कर सकता है, सरकार से कर सकता है। एक तो पीड़ित को प्रतिकर दिला सकता है, दूसरा अगर उसे लगता है कि भाई अभियोजन या कार्रवाई होनी चाहिए उस मामले में, तो जो भी अभियोजन या कार्रवाई होना है उसके बारे में भी सरकार से क्या कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, अनुरोध कर सकता है, सिफारिश कर सकता है कि भैया इसके खिलाफ जो है कार्रवाई कीना है। तो जो भी अभियोजन वगैरह के जो भी खर्चे वगैरह होते हैं ना, जो भी तरीके होते हैं, खर्चे वगैरह होते हैं अभियोजन के लिए, जो भी वकील वगैरह जो भी मदद चाहिए तो वो सरकार से उसके लिए सिफारिश कर सकता है। अगला है ऐसे अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगा जो भी ठीक समय। इसके अलावा अन्य जो कार्रवाई है उसके बारे में भी सिफारिश कर सकता है जो वो आवश्यक समझता है कि भाई इसको ये हेल्प मिलना चाहिए। तो प्रतिकर के रूप में भी हेल्प दिलाई जा सकती है, मदद दिलाई जा सकती है। दूसरा अभियोजन के रूप में भी मदद दिलाई जा सकती है। तीसरा अन्य जो वो उचित समझता है उस तरीके से वो हेल्प दिला सकता है, सरकार से कुल मिला के सिफारिश कर सकता है। और जब वो सिफारिश करेगा तो फिर उसकी तरफ से सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति की मदद करेगी। ठीक है, ये कौन से मामले हैं, जब लोक सेवक के द्वारा किया जाता है मानव अधिकारों का अतिक्रमण, उस मामले में। बी देखिए इसका क्या कहता है। बी कहता है उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश आदेश या रिट के लिए जो है न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध करना। ये उच्चतम न्यायालयों को भी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय। सुप्रीम एससी लिख लीजिए, एससी और एचसी। इन दोनों के मामले में कौन कौन से मामलों में कह रहा है ये, ऐसे निर्देश आदेश या रिट के लिए, निर्देश आदेश और रिट, आदेश निर्देश रिट के लिए जो वह न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध करना। तो उनसे अनुरोध कर सकता है, अनुरोध किससे, आयोग से। कोई भी कैसे कुछ मामले हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट में चल रहे हैं, ऐसे निर्देश हाई कोर्ट वगैरह के द्वारा दिए जा सकते हैं जिनमें आवश्यक है इनकी राय। तो उसके मामले में क्या दिया जा सकता है, अनुरोध इनसे किया जा सकता है। न्यायालय आवश्यक से अनुरोध करना, तो अनुरोध इनसे किया जा सकता है। जैसे कुछ मैटर चल रहे हैं जिसमें मानव अधिकारों से संबंधित कोई मैटर है या जुड़ा हुआ है और उसमें न्यायालय को लगता है कि नहीं इनकी राय आवश्यक है, तो वो इनसे अनुरोध कर सकता है अपनी राय वगैरह देने के लिए। ठीक है, आगे है सी। सी कह रहा है जांच के किसी प्रकरण पर संबंधित सरकार या प्राधिकार को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की जो आयोग आवश्यक समझे सिफारिश करना। तो ये भी सिंपल सी बात है कि पीड़ित ऊपर जो पड़ा था वो लोक सेवक के मामले में, ये किसी अन्य मामले में कि भाई पीड़ित की मदद करना जो है, पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को अंतरिम सहायता, अंतरिम अंतरिम सहायता, बस इतना याद रखिए। अंतरिम सहायता का मतलब जब तक मैटर नहीं निपट जाता कुछ उसकी मदद कर दी जाए, बाकी जब मैटर निपटेगा तो उस हिसाब से। तो उसके लिए भी ये क्या कर सकता है न्यायालय, उसके लिए भी सरकार से ये क्या कर सकता है, आवेदन कर सकता है। आयोग के द्वारा ही इनके लिए आवेदन किया जाएगा कि भाई जब तक मैटर नहीं निपट जाता तो जो भी शिकायत करता है ना, या जो भी पीड़ित व्यक्ति है उस या वो या उसके परिवार वालों कुछ ना कुछ राहत तो दी जाए, अंतरिम राहत दी जाए। उसके बारे में ये सरकार से क्या कर सकता है, सिफारिश आदि कर सकता है। आगे लिखा है डी, खंडड़ा के प्रयोजनों के अधीन रहते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराना। तो ये कह रहा है जांच की प्रति, जांच की प्रति ऋणा के अधीन, अपन आगे पढ़ेंगे कि ऋणा के अधीन रहते हुए जांच की प्रति उपलब्ध कराना। तो ये कह रहा है जांच की प्रति भी उपलब्ध कराना खंडड़ा के उपबंधों के अधीन रहते हुए अर्जीदार को
या उसका जो भी प्रतिनिधि वगैरह होते हैं उनको जांच की, जाके उसको ये समझ में आ सके कि क्या मामला चल रहा है, तो उसकी जांच की प्रति आदि को क्या कराना, उपलब्ध आदि कराना। आगे देखिए इसमें है ई। ई क्या कहता है, इस कॉमन सी बातें हैं, एक बार पढ़ना है बस इनको। अगला है आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी 1 माह की अवधि के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे रिपोर्ट कर अपनी टीका टिप्पणी आयोग को भेजेगा, जिसके अंतर्गत उस पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है। तो देखिए आयोग क्या करता है, आयोग अपनी एक रिपोर्ट बना करके क्या भेज देता है, सरकार को भेज देता है। जो भी संबंधित सरकार है उसको क्या करेगा, आयोग रिपोर्ट भेजेगा सरकार को। तो संबंधित सरकार, संबंधित का मतलब जैसी भी स्थिति हो, केंद्र के मामले में केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य के मामले में राज्य सरकार, और राज्य तो कई होते हैं, तो जैसा भी जो भी राज्य हो उस राज्य को संबंधित सरकार, सरकार को क्या करेगा, रिपोर्ट भेजेगा, जो भी उसने जांच वगैरह की है उसकी रिपोर्ट भेजेगा। और सरकार 1 माह के भीतर, ये आप याद रखना है, कितने माह के भीतर, 1 माह के भीतर, 1 माह के भीतर सरकार ने जो भी कार्रवाई की है उस पर, रिपोर्ट पर, या सरकार जो भी कार्रवाई आगे करने वाली है उसके बारे में आयोग को जानकारी देगी। तो इन्होंने तो रिपोर्ट बना ली, इन्होंने जो भी जांच की होगी उसके बारे में रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट बनाने के बाद ये किसको भेजेंगे, क्योंकि कार्रवाई कौन करेगा, कार्रवाई तो सरकार ही करेगी। तो ये रिपोर्ट बना करके किसको भेज देंगे, सरकार को भेज देंगे। और सरकार 1 माह के भीतर किसको सूचित करेगी, आयोग को सूचित करेगी। किस बारे में सूचित करेगी, इस बारे में सूचित करेगी कि आगे क्या कार्रवाई वो करने वाली है या क्या कार्रवाई उसे करना आवश्यक समझती है, या उसने कोई कार्रवाई कर ली है तो क्या कार्रवाई सरकार ने की है, क्या एक्शन सरकार ने लिया है, कुल मिलाकर मामले की जानकारी उसको देगी सरकार, आयोग को देगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सरकार को रिपोर्ट भेजता है, और सरकार कितने माह के भीतर, 1 माह के भीतर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो ये याद रखना है कि सरकार 1 माह के भीतर क्या करेगी, इनको अवगत कराएगी, जो भी कार्रवाई सरकार करेगी या कर चुकी है या करेगी, तो उसके बारे में सरकार 1 माह के भीतर क्या करेगी, आयोग को अपनी टीका टिप्पणियों सहित क्या करेगी, जो भी टीका टिप्पणी है, जो भी मतलब उन्होंने कार्रवाई की है उसके बारे में अवगत कराएगी, जानकारी देगी। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे एफ। देखिए इसको मिटा दें। देखिए अब है एफ, यहां से लिख, एफ क्या कहता है, एफ कहता है आयोग संबंधित सरकार या प्राधिकारी की टीका टिप्पणी सहित यदि कोई हो अपनी जांच रिपोर्ट तथा आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा। अब ये प्रकाशित, बस इतना याद रखें, प्रकाशित करेगा, प्रकाशित करेगा, क्या करेगा, रिपोर्ट को, जो भी टीका टिप्पणी सरकार ने की है या जो भी कार्रवाई सरकार ने की है, संबंधित सरकार या प्राधिकारी जो भी स्थिति हो, जैसी भी स्थिति हो, उन्होंने जो भी कार्रवाई की है ये उस पर क्या करेगा, टीका टिप्पणियों सहित जो भी उन्होंने की है, जो भी सरकार ने टीका टिप्पणी की है उसको आयोग क्या करेगा, उस जांच या रिपोर्ट को क्या करेगा, आयोग की सिफारिशों पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा की गई ये की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को प्रकाशित करेगा। प्रस्तावित कार्रवाई को मतलब सरकार क्या कार्रवाई करने वाली है, क्या एक्शन लेने वाली है, उसको क्या करेगा, ये प्रकाशित कराएगा। जो सरकार को इसने रिपोर्ट भेजी थी तो सरकार ने जो भी टीका टिप्पणी की होंगी उसको ये क्या कराएगा, प्रकाशित कराएगा। तो ये इतना ही है। इसके बाद सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया है, तो इसको मिटा लीजिए। तो बाद में ये क्या करेगा, उसको प्रकाशित आदि कराएगा। अब देखिए सेक्शन जो है 19, सेक्शन जो 19 है आपका सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया है, सशस्त्र बलों की बाबत। अब देखिए ये क्या कहता है, इसमें पहला कहता है इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी
आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। ये लिखा है कि भाई सशस्त्र बलों के खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं मानव अधिकार की, तो वो निम्न प्रक्रिया नीचे कह रहा है कि वो अपनाएगा। पहला ए इसमें है, पहले में ए है, आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार की रिपोर्ट मांग सकेगा। ये क्या कह रहा है, मतलब चूंकि सशस्त्र बलों वाला मामला है इसीलिए ये कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पे, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति ने अगर आवेदन किया है, अर्जी की है, तो अर्जी की प्राप्ति पर, अर्जी पर दोनों स्थिति है, या तो अपने आप में या तो अपने आप में केंद्र सरकार से कह सकता है, या अगर किसी ने शिकायत की है, आवेदन किया है, तो उस पर अर्जी की प्राप्ति पर। किससे रिपोर्ट मांगेगा, यहाँ इसमें लिखा है केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। केंद्र सरकार से, किससे मांगेगा, केंद्र सरकार से क्या मांग सकता है, रिपोर्ट। तो ये याद रखना है कि रिपोर्ट किससे मांगेगा, केंद्र सरकार से। वो चाहे तो रिपोर्ट मांग सकता है, या तो स्वयं अपने आप में मांग सकता है, या जब किसी व्यक्ति ने आवेदन किया है या अर्जी किया है तो उसकी प्राप्ति पर वो क्या कर सकता है, केंद्र सरकार से रिपोर्ट आदि मांग सकता है। दूसरा देखिए क्या कहता है इसका, दूसरा कहता है रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। नहीं करेगा लिखा है, एक मिनट, हाँ ये कह रहा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस कार्रवाई को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। तो इसमें देखिए कि चूंकि सेना ये सशस्त्र बलों वाली बात है, इसीलिए लिखा है रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात जो है आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लिखा है कार्रवाई नहीं करेगा, अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं करेगा। तो फिर वही कार्रवाई नहीं करेगा तो रिपोर्ट मंगा के क्या, तो रिपोर्ट इसलिए मंगा ली कि सरकार क्या एक्शन लेती, जैसा सरकार इनको आदेश करेगा वैसा करेगा। तो आयोग अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगा या उस सरकार को सिफारिशें कर सकेगा। कौन किसको करेगा, सरकार को, सरकार को सिफारिश कर सकेगा, बस कर सकेगा। बस इतना याद रखें कि जो सेना वाले मामले हैं इसमें ये क्या करेगा, आयोग अपने आप में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, हाँ रिपोर्ट मंगाएगा और सरकार क्या एक्शन लेती है उसके हिसाब से कार्रवाई करेगा, या फिर सरकार से केवल अनुमोदन कर सकता है, आप आवेदन कर सकता है, या कह लीजिए सिफारिश कर सकता है। तो सरकार से क्या करेगा, ये सिफारिश कर सकता है। तो अगर अपनी तरफ से आयोग क्या करेगा, इस मामलों में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेना वाले मामले हो तो उसमें आयोग जो है अपने तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक सरकार उसे ना कहती है, तो सरकार को केवल सिफारिश करेगा। फिर सरकार सिफारिश ग्रहण करके जैसा सरकार उपयुक्त समझे, सरकार खुद कराएगी जांच या आयोग से कहीं, जैसी भी स्थिति हो तो सरकार से सिफारिश कर सकता है। बस इतना याद रखें, ऐसे मामलों में वो क्या कर सकता है, केवल सरकार से सिफारिश कर सकता है। बस इतना याद रखें, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मंगाएगा, उसके बाद रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद वो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जो भी स्थिति हो, जैसी भी सरकार हो, केवल सरकार से क्या कर सकता है, वो सिफारिश कर सकता है। दूसरा कहता है, देखिए इसका पॉइंट, केंद्र सरकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 माह के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो अनुज्ञात करे सूचित करेगी। तो केंद्र सरकार क्या कह रहा है, सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में 3 माह के भीतर और ऐसे समय के भीतर जो अनुज्ञात करे। तो 3 माह तो समय है ही, 3 माह के भीतर या जो भी समय पे निर्दिष्ट किया जाए उस समय के भीतर। तो केंद्र सरकार 3 माह के भीतर जो शिकायतें की गई थी, जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी आयोग के द्वारा, तो सरकार क्या करेगी, 3 माह के भीतर जो है आयोग को क्या करेगी, जो भी रिपोर्ट सरकार ने जो भी कार्रवाई की है उसके बारे में जानकारी देगी, या तो 3 माह के भीतर देगी या जो समय विनिर्दिष्ट किया जाए उस समय के भीतर सरकार उनको क्या करेगी, कार्रवाई जो भी की है सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, कि हाँ कौन देगा, 3 माह के भीतर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार की बात हो रहा है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार 3 माह के भीतर या जो विनिर्दिष्ट समय किया गया है या बताया गया है जो समय, कि 1 माह 2 माह जितने अभी समय दिया हो गया हो, 3 माह तो है ही,
और 3 माह के अलावा जो भी सरकार ने समय दिया हो उस समय के भीतर केंद्र सरकार ने जो भी कार्रवाई की है उनकी सिफारिशों पर या कह लीजिए उनके आवेदनों पर जो भी कार्रवाई की है उसके बारे में आयोग को क्या दी जाएगी, आयोग को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि पता पड़े आयोग को भी क्या आगे कार्रवाई हुई है, तो उसके बारे में आयोग को जानकारी दी जाएगी। तीसरा कहता है आयोग केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिशों तथा ऐसी सिफारिशों पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट की, तो प्रकाशन की बात है कि भी प्रकाशन कराएगा, जो सरकार ने रिपोर्ट भेजी है ना उसको और आयोग ने क्या कार्रवाई की है उनको क्या कराएगा जी, लास्ट में जो भी सरकार ने कार्रवाई की है जो भी उपाय किए हैं है ना उनको क्या कराएगा जी, प्रकाशित कराएगा। चौथा कहता है आयोग उपधारा 3 के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा। जिसने भी आवेदनकर्ता लिख लीजिए, आवेदन कर्ता या अर्जीदार की बात है, तो आवेदनकर्ता या अर्जीदार या उसके जो भी प्रतिनिधि हैं उनको उपलब्ध कराई जाएगी। काहेकि ये प्रकाशन की जो प्रतियां हैं जो आई हैं तो उनकी प्रतिनिधि को उपलब्ध कराई जाएगी रिपोर्ट की, प्रकाशित रिपोर्ट की प्रतिलिपि। किसकी? प्रकाशित रिपोर्ट की प्रतिलिपि। तो प्रकाशित रिपोर्ट की प्रतिलिपि इनको उपलब्ध कराई जाएगी। ध्यान में रखो कौन सी रिपोर्ट? प्रकाशित रिपोर्ट। ये भी याद रखना, छोटे छोटे शब्द होते हैं, प्रकाशित रिपोर्ट। अब आप क्वेश्चन आ गया क्या रिपोर्ट प्रकाशित हो अप्रकाशित नहीं, जो प्रकाशित रिपोर्ट है केवल वो, जो प्रकाशन हो गया है केवल वो रिपोर्ट की, जो प्रकाशित नहीं हुई वो रिपोर्ट नहीं। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, याद रखें। प्रकाशित रिपोर्ट की प्रतिलिपि जो प्रकाशित हो चुकी है, जो सबके सामने आ गई है, वो आपको दे देगा। ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देगा कि जिसका अभी तक प्रकाशन ही नहीं हुआ हो, है ना, और उसको जो भी आवेदन करता है या अर्जीदार है उनको उपलब्ध करा दी जाए। तो केवल प्रकाशित रिपोर्ट जो होंगी उन्हीं को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है ना, तो ये याद रखें। अब देखिए आगे धारा 20। धारा जो 20 है आपकी आयोग की वार्षिक विशेष रिपोर्ट है। वार्षिक रिपोर्ट याद रख लीजिए, वार्षिक विशेष रिपोर्ट। वार्षिक आयोग की वार्षिक और विशेष दोनों हैं, वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट है ये। वार्षिक और विशेष रिपोर्ट से संबंधित है धारा 20। ये देखिए ये क्या कहता है, इसमें पहला क्लॉज कहता है, दो ही क्लॉज हैं इसमें। पहला क्लॉज कहता है आयोग केंद्र सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को आयोग केंद्र सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में इतना अत्यावश्यक या महत्वपूर्ण है कि उसकी वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने तक आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा। ये कह रहा है आयोग केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकार किन किन को रिपोर्ट पेश करेगा वार्षिक? पहले तो याद रखें केंद्र सरकार को देता है ये वार्षिक रिपोर्ट, संबंधित राज्य सरकार को संबंधित राज्य सरकार इसीलिए लिखा है कि राज्य तो कई होते हैं, तो जो भी राज्य सरकार होगा जिसके बारे में भी वो जांच कर रहा है उनके बारे में वो क्या करेगा, एक वार्षिक रिपोर्ट क्या करेगा, तैयार करके सौंपेगा। लेकिन कुछ मैटर उसको लगता है तो जो वार्षिक रिपोर्ट तो ये सौंपेगा कि क्या कार्रवाई इसने की है अभी तक इस इतने साल में, जो क्या कार्रवाई कर रहा है, तो केंद्र सरकार को, संबंधित जो राज्य सरकार है उसको। लेकिन इसे ये लगता है कि कुछ मैटर ऐसे हैं जो अत्यावश्यक हैं कि वार्षिक साल भर के लिए नहीं रोका जा सकता है, तो उसमें रिपोर्ट देना आवश्यक है, तो विशेष रिपोर्ट उसके मामले में विशेष रिपोर्ट वो दे सकता है, उसके मामले में विशेष रिपोर्ट भी दे सकता है। विशेष रिपोर्ट ये कभी भी दे सकता है, इसके लिए वार्षिक आधार नहीं। बाकी वार्षिक रिपोर्ट तो देगा ही देगा, लेकिन कुछ मैटर उसे ऐसा लगता है कि अत्यावश्यक है। कैसे मैटर? जो जरूरी है, अत्यावश्यक है, इसके लिए रुका नहीं जा सकता है ना, सरकार को सूचना देना आवश्यक है, रिपोर्ट देना आवश्यक है, तो वो तुरंत उसके बारे में विशेष रिपोर्ट भी सरकार को क्या कर सकता है, दे सकता है। अब देखिए क्या कहता है दूसरा कहता है यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों को आयोग की सिफारिशों पर की गई या की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के ज्ञापन सहित और सिफारिशों की अस्वीकृति के कारणों सहित यदि कोई हो,
स्थिति संसद या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखाएगी। ये तो आप जानते ही हैं, कोई भी रिपोर्ट वगैरह दी जाती है तो सरकार ने जो भी फैसला लिया हुआ हो कि भाई उस पर कार्रवाई करना है कि नहीं करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, वो सारी रिपोर्ट तैयार करने के बाद, पूरी अपनी जांच वगैरह कार्रवाई करने के बाद सरकार क्या करेगी, जैसी भी स्थिति हो संसद या राज्य विधानमंडल, संसद या राज्य विधानमंडल विधानमंडल के समक्ष रखाएगी। तो ये तो आप जानते हैं कि जो भी रिपोर्ट वगैरह इनकी प्राप्त होगी, सरकार ने उस पर क्या, इनकी रिपोर्ट में क्या था, सरकार ने क्या एक्शन लिया और क्यों लिया, रिपोर्ट उसमें जांच कराना आवश्यक था कि नहीं था, और सरकार ने अगर फैसला किया कि नहीं था तो क्यों नहीं था। तो सारे कारणों को लिखते हुए सरकार जो है, अगर केंद्र सरकार है तो संसद में, और राज्य सरकार है तो राज्य विधानमंडल के समक्ष क्या करेगी, उसको रखवाएगी। उस पर फिर चर्चा होती है विधानमंडलों में या संसद में, उस पर चर्चा की जाती है कि सरकार ने क्यों एक्शन नहीं लिया, या सरकार ने एक्शन लिया तो क्यों लिया, वो सारी चीजें तो वो तो है, तो उस पर क्या लेती है सरकार, एक्शन लेती है। तो इस पे सरकार क्या करेगी, राज्य विधानमंडल या संसद के समक्ष जैसी भी स्थिति हो उसको रखवाएगी, जो भी रिपोर्ट प्राप्त होती है उसको, वो सरकार ने क्या एक्शन लिया वो उसके बारे में, वो तो सारी चीजें उसमें लिखी है। अब देखिए इसके बाद जो है आपका अध्याय 5 आता है, राज्य मानव अधिकार। अभी तो ये केंद्र था, अब आएगा राज्य मानव अधिकार। देखिए सेम वैसे ही रहेगा। देखिए अब ये आपका अध्याय 5, ये कौन सा है, राज्य मानव अधिकार आयोग। अध्याय 5 जो है, ये भी याद रखना चैप्टर, कि भाई ये राज्य मानव अधिकार किस चैप्टर में दिए गए हैं ना, तो याद रखना जो 5वां अध्याय है उसमें से राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित है। अध्याय 5 काय से संबंधित है, राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित है। तो इसको भी याद रखना है आपको कि अध्याय 5 काय से संबंधित है, राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अध्याय का नाम भी याद रखेंगे कि अध्याय 5 जो है काय से संबंधित है, राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, फिर धाराएं तो है ही, वो तो आप याद रखेंगे, लेकिन साथ में चैप्टर भी याद रखेंगे कि राज्य मानव अधिकार आयोग से संबंधित है 5। अब देखिए सेक्शन 21, सेक्शन 21 कहता है राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन। तो ये सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है सेक्शन कि राज्य मानव अधिकारों का गठन किस, तो यहाँ अपन केवल गठन लिख लेते हैं कि गठन, तो ऊपर लिख ही लिया है अपन ने कि राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन है। तो गठन किसका किया जाएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग का। किस सेक्शन में, धारा 21 में। धारा 21 के तहत किसका गठन किया जाता है, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सेक्शन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला देखिए, पहला क्लॉज क्या कहता है, पहला क्लॉज कहता है कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी कि जिसका नाम, आगे जो भी राज्य होगा उसका नाम आ जाएगा, राज्य नाम मानव अधिकार आयोग होगा। जैसे मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग, कोई भी प्रदेश होगा तो उसके आगे उसका नाम लग जाता है ना, तो वो उसका नाम होगा। तो गठन कौन करेगा, जो भी संबंधित सरकार होगी, मानव अधिकारों से संबंधित कार्रवाई करने के लिए कौन गठन करता है, राज्य सरकार। बस राज्य सरकार, इतना याद रखें, राज्य सरकार। कौन सी राज्य सरकार, जो संबंधित राज्य सरकार होगी, जो भी संबंधित राज्य सरकार है, जैसे मध्य प्रदेश में करना है तो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश में करना उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार करेगी, बिहार में करना हो तो बिहार की राज्य सरकार करेगी, है ना, राजस्थान में करना हो तो राजस्थान की राज्य सरकार करेगी, और उसी हिसाब से उनके आगे उनका नाम भी जुड़ जाएगा, तो स्टेट का नाम और जुड़ जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो वहां पे मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करेगी, यूपी वाले का गठन करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करेंगे, राजस्थान वाले राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करेंगे। तो इस तरीके से समस्त सरकारें अपने हिसाब से क्या करेंगी, मानव अधिकारों का गठन, मानव अधिकार जो आयोग है उनका गठन करेंगी। किस लिए करेंगे, मानव अधिकारों से संबंधित कार्यों के लिए, जो भी कृत्य उनको सौंपे जाए उसके लिए।
तो मानव अधिकार से संबंधित जुड़े हुए कृत्यों को करने के लिए, बस इतना याद रखें, मानव अधिकार से जुड़े हुए कृत्यों को करने के लिए या मानव अधिकार संबंधी कार्यों को करने के लिए। ठीक है, तो मानव अधिकार पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मानव अधिकार के जो काम हैं उनको करने के लिए क्या है, एक आयोग का गठन किया जाएगा। दूसरा देखिए क्या कहता है, तो ये तो कॉमन बात है हुई, इसीलिए ध्यान नहीं रखना। पहला आपको क्लॉज, इसका जो सेक्शन है वो जरूर याद रखना है। इनका गठन कौन करेगा, राज्य की बात है तो राज्य ही करेगा, बस इतना याद रखना है। दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है। दूसरा कहता है राज्य आयोग ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। अब ये याद रखना है कि भाई किन किन से मिलकर के बनेगा। वहां पे अपने आयोग देखा था, आयोग जब भी शब्द आए तो समझ जाएंगे कि केंद्रीय मानव अधिकार आयोग की ही बात हो रही है। केवल आयोग अगर लिखा है तो ये समझना है आपको कि केंद्रीय मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है। अगर राज्य की बात करेंगे तो उसमें राज्य लगा हुआ है। ठीक है, तो आयोग अगर है, आयोग शब्द आया है तो समझ जाओ कि केंद्र की बात हो रही है। ठीक है, केंद्रीय मानव अधिकार आयोग की बात हो रही है। तो केंद्र के लिए लिखना की जरूरत नहीं है ना, लेकिन राज्य के लिए लिखना जरूरी, क्योंकि राज्य बहुत है, केंद्र तो एक ही है ना। अब देखिए ये क्या कह रहा है, किन से मिलकर बनेगा। दूसरा कहता है मिलकर बनेगा, तो इसी में देखते हैं ए कि भाई किन किन से मिलकर, जैसे वहां तक लगभग उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा स्टेट और केंद्र का अंतर आ जाता है। ये कह रहा है एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश रहा हो। एक अध्यक्ष होगा इसमें, एक क्या होगा इसमें, अध्यक्ष। अध्यक्ष होगा, उसकी योग्यता क्या होगी, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, तो अध्यक्ष के लिए योग्यता क्या है, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या रहा हो, मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायमूर्ति या तो हो या रहा हो, दोनों ही चीजें हैं, मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है। किस एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है, इसमें है रहा है, तो ये योग्यता होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति अध्यक्ष वही बन सकता है जो हाई कोर्ट का क्या रहा हो, चीफ जस्टिस रहा हो, या मुख्य न्यायमूर्ति कहते हैं जिसे मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो। एक मिनट, बोलिए सर, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ना, अभी अमेंडमेंट के बाद जो है कोई भी जज भी आ सकता है। अच्छा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट वाला ही है मेरा, अभी ये दूसरा है ना, मानव संशोधन में मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान पर प्रतिस्थापित दिनांक 1 को एक मिनट, एक अध्यक्ष होगा जो मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, बिल्कुल सही है। ये दूसरा है 2019 द्वारा मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान पर प्रतिष्ठित। एक मिनट, मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान, लेकिन इसमें मेरे में संशोधन जुड़ा है। एक मिनट मैं दोबारा देखूंगा इसमें, वैसे संशोधन वाला ये अलग से भी संशोधन है इसमें, कौन सा उस पे देख लेना सर, नेट पे इस पे भी नहीं दिया हुआ है, कहीं से पढ़ा था मैं। नहीं, मैं बिल्कुल अमेंडमेंट इसमें अलग से भी दिए हैं। चैटबॉट 21 का मुख्य न्यायमूर्ति के स्थान मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश। अच्छा ठीक है, अन्य न्यायाधीश भी है इसमें, या न्यायाधीश अन्य भी है जी, मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश दोनों भाग से आ गए। चलिए, तो इसमें ये शब्द आ गया कि मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। पहले मुख्य न्यायमूर्ति था 2019 से पहले, और 2019 के बाद इसमें जोड़ दिया गया है अन्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो या अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश मतलब मुख्य न्यायालय सॉरी हाई कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो उसको भी तो अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या तो मुख्य न्यायमूर्ति रहा हो या हाई कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो उसको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ये याद रखेंगे, ये संशोधन के बाद की स्थिति है। तो मुख्य न्यायमूर्ति या कोई अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो, जरूरी नहीं कि वो मुख्य न्यायमूर्ति हो, अन्य न्यायाधीश रहा हो तो उसको भी क्या बनाया जा सकता है, उसको भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है एक सदस्य होगा, सदस्य, ठीक है, एक लिख देते हैं, एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या राज्य में
जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, जिससे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो। तो एक सदस्य भी होगा, सदस्य के लिए योग्यता क्या है, इसमें लिखा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश या तो है या रहा है, दोनों बातें हो गई, है या रहा है, ठीक है। या फिर कोई किसी जिला जज की लेवल का, जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, जिला न्यायालय का न्यायाधीश, जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा, इसमें भी है या रहा है, ठीक है। रहा है न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का, लेकिन जिला न्यायाधीश के लिए कितना अनुभव, उसको 7 वर्ष का, 7 वर्ष का, मतलब कम से कम 7 वर्ष तक जिला न्यायाधीश रहा हो या हो, मतलब रह चुका हो, 7 वर्ष से ऊपर की उसकी कुल मिलाकर नौकरी हो गई हो, तो ऐसा। हाई कोर्ट में कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, या जिला न्यायाधीश रैंक का कोई न्यायाधीश हो सकता है, जिसने कम से कम, जिसको 7 वर्ष का, जिसने अब उस पद पर जिला न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया हो, ऐसे व्यक्ति को सदस्य के रूप में क्या किया जा सकता है, चुना जा सकता है, एक सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। दूसरा, एक सदस्य भी होगा, एक अन्य सदस्य, ये तो एक दूसरा सदस्य हो गया, एक अन्य सदस्य है। अन्य सदस्य कौन है, देखिए, एक सदस्य जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा जिसे मानव अधिकारों से संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। तो जो ऐसा एक सदस्य वो भी होगा जो मानव अधिकारों के बारे में जानकारी रखता हो, मानव अधिकार के बारे में जानकारी रखता हो या उसको व्यवहारिक ज्ञान हो, कुल मिला के ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो एक ऐसा व्यक्ति को भी चुना जाएगा। एक तो जज न्यायाधीश को चुन लिया जाएगा सदस्य के रूप में, एक तो अध्यक्ष होगा, दूसरा एक सदस्य होगा जो हाई कोर्ट का जज हो सकता है या जिला जज की रैंक का हो सकता है, जिसको 7 वर्ष का अनुभव हो। एक सदस्य होगा ऐसा जो मानव अधिकार के बारे में क्या कर रखता हो, जानकारी रखता हो या व्यावहारिक ज्ञान रखता हो, मतलब मानव अधिकारों से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको भी सदस्य के रूप में क्या किया जा सकता है, चुना जा सकता है। तीसरा देखिए क्या कहता है, तीसरा कहता है एक सचिव होगा, ये सचिव, तो सदस्य हो गए, तो अब ये है सचिव, कि भाई सचिव कौन बनेगा, ये कहता है एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह राज्य आयोग की अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य आयोग की सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो ये कह रहा है एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ये तो आप जानते हैं कि जो भी सचिव होता है, अध्यक्ष कोई काम नहीं करते, मूल रूप से पूरे काम कौन करता है, सचिव ही करता है। तो सचिव कौन होगा, आयोग का कार्यपालक अधिकारी होगा, कार्यपालक अधिकारी के रूप में काम करेगा। तो जो सचिव होता है वो कहीं भी हो, जो भी अध्यक्ष होते हैं वो कुछ नहीं करते, केवल जो मुख्य भार होता है, पूरा के पूरा वर्कलोड होता है सचिव पर ही होता है। तो ये तो आप याद ही रख लीजिए कि जो सचिव होता है पूरा वर्कलोड उस पर होता है, तो पूरे कार्रवाइयां लगभग यही करता है, बाकी सब फाइनल डिसीजन जो भी होते हैं उनका हस्ताक्षर वगैरह इनकी राय से, इसके अधीन रहते हुए, अध्यक्ष के अधीन रहते हुए, उससे सलाह मशवरा करके, तो पूरी कार्यपालक कार्रवाई किसके द्वारा की जाएगी, सचिव के द्वारा की जाएगी। और साथ ही साथ सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो भी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाएगा, सचिव के द्वारा किया जाएगा। प्रशासनिक और वित्तीय सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, सचिव करेगा। किसके अधीन रहते हुए, अध्यक्ष के अधीन रहते हुए वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। आगे लिखा है चौथा, इसमें चौथा कहता है राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। इनका मुख्यालय ये कह रहा है कि भैया वहां होगा जो कौन निश्चित करे, ये भी याद रखना है। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, कौन निश्चित करेगा, राज्य सरकार, राज्य सरकार। अब यहाँ चूंकि अलग अलग जगह हैं, अलग अलग स्टेट होती हैं राज्य, इसीलिए कोई राज्य एक मुख्यालय पर्टिकुलर लिखा नहीं कि फलाना भोपाल में होगा कि कहाँ होगा, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है ना, इसीलिए लिखा है जहाँ राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे वहां इनका मुख्यालय होगा। राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय उधर होगा, है ना। वैसे ऊपर अपन ने जो केंद्र में आयोग में पढ़ा था वहां लिखा था दिल्ली, लेकिन यहाँ दिल्ली वगैरह नहीं लिख सकते ना, क्योंकि स्टेटें तो अलग अलग होती हैं, अलग अलग स्टेटों की अलग अलग जगह हो सकता है, कई स्टेटें हैं, इसीलिए लिखा है मुख्यालय इनका क्या होगा, मुख्यालय इनका मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। तो कौन विनिर्दिष्ट करेगा, मुख्यालय कहाँ होगा, राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करेगी।
चौथा, पांचवा देखिए। पांचवा कहता है राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर जी ठीक है, चौथा ही था, पांचवा देखिए। पांचवा है कोई राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में प्रगणित प्रविष्टियों में से किसी के संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच कर सकेगा। तो ये भी याद रखें कि राज्य आयोग केवल संविधान की 7वीं, कौन सी सूची, 7वीं सूची में जो लिखा है कौन कौन से विषय राज्य से संबंधित अगर मामला है तो कौन कौन से विषय, ये कहता है राज्य से संबंधित सूची की 7वीं सूची की सूची 2 और सूची 3, दो भी, दूसरा और तीसरे, ऐसे लिख देते हैं। 2 और 3 की जो सूची है उन्हीं के विषय में क्या करेगा, प्रगणित प्रविष्टियों में से उसमें जो भी विषय है, उन्हीं प्रगणित विषय मतलब उसमें जो भी विषय दिए गए हैं जो राज्य से संबंधित कुल मिला के विषय हैं, तो उन विषयों के बारे में क्या करेगा, मानव अधिकारों के अतिक्रमण किए जाने की जांच करेगा। काय के, मानव अधिकारों का अतिक्रमण की जांच करेगा। तो जो राज्य से संबंधित जो विषय हैं उसमें भी दूसरे तीसरे में जो भी राज्य से संबंधित विषय होते हैं, कुल मिला के राज्य के बारे में है ना, राज्य आयोग है, तो वो राज्य से संबंधित जो रिलेटेड जो विषय हैं केवल उन्हीं के मामले में क्या करेगा जी, अपना रिपोर्ट तैयार करेगा या कह लीजिए जांच करेगा। आगे लिखा, परंतु लिखा है, परंतु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी अन्य आयोग द्वारा पहले ही जांच की जा रही है तो आयोग उक्त विषय के बारे में जांच नहीं करे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका परंतु, कि अगर पहले से ही जांच सरकार ने प्रारंभ कर दी हो या किसी अन्य आयोग ने जांच प्रारंभ कर दी हो या कोई अंग संगठन ने जो सरकार का है उसने जांच प्रारंभ कर दी हो तो फिर आयोग कोई जांच नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। परंतु पहले ही जांच प्रारंभ हो चुकी हो, ये याद रखें, पहले ही जांच, बस इतना याद रखें, जांच प्रारंभ हो चुकी हो तो आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बस इतना याद रखें, तो आयोग जांच नहीं करेगा। देखिए ये इसलिए जोड़ा गया है कि भैया आयोग अपनी तरफ अपने, अब सरकार ने पहले ही जांच करा रही, जब सरकार जांच करा रही है तो फिर भाई मानव अधिकार वालों की क्या जरूरत है। नहीं, ये अलग अपनी जांच पेले फिर रहे हैं, सरकार अपनी अलग चला रही है ना, दिक्कत होती है ना। इसीलिए ये कह रहा है कि जब सरकार पहले से जांच करा रही है या फिर सरकार ने कोई अन्य आयोग बना रखा है उसके द्वारा जांच करा रही, कुल मिला के जांच प्रारंभ हो चुकी है तो आयोग अपनी तरफ से पहले से कोई जांच नहीं करेगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में इंपॉर्टेंट है कि अगर पहले से जांच प्रारंभ, आप तो इतना याद रखें कि अगर पहले से जांच प्रारंभ हो जाए तो फिर आयोग जो है अपनी तरफ से कोई उसमें जांच नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, कुछ मैटर ऐसे होते हैं कि भी सरकार सुन ही नहीं रही है, तब मानव अधिकार वालों की जरूरत पड़ती है कि भाई सरकार नहीं सुन रही है, लोग वाग जाते हैं मानव अधिकार वालों पे शिकायत करते हैं, फिर मानव अधिकार वाले उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, सरकार से सिफारिश। और जांच भी क्या करते हैं, जैसे केवल जांच करके रिपोर्ट बना के क्या कर देते हैं, सरकार को भेज देते हैं, फिर उस पर सरकार एक्शन लेती है। देखिए छठवां देखिए, छठवां क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से, ये याद रखेंगे, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की सहमति से यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को साथ साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेगी यदि ऐसा अध्यक्ष या सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमति देता है। ये कह रहा है कि भैया 2 राज्य सरकार मिलके, एक ये हो गया और दूसरी ये राज्य सरकार हो गई, ये दोनों मिलकर अगर चाहें कि भैया एक संयुक्त आयोग बनाना चाहते हैं तो एक दूसरे के आयोग को नियुक्त कर सकते हैं, किसकी सहमति से, अध्यक्ष और सदस्यों की सहमति से, अध्यक्ष और सदस्यों की सहमति प्लस सदस्य, इनकी सहमति से 2 राज्य मिल गए, मान लो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मिल गए, इन्होंने कहा कि सही अपन लोग मिलके एक आयोग बना लेते हैं, या दोनों का या हमारा आयोग का, ये अध्यक्ष अलग अलग नियुक्त नहीं करना पड़ेंगे, अलग आयोग तो अलग ही रहेंगे लेकिन यही अध्यक्ष हमारे हो जाएंगे, वही तुम्हारे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अगर ये चाहें तो बना सकते हैं ये। और इसमें इनमें सहमति किनकी जरूरत है, इनकी, अध्यक्ष और सदस्य, इनको कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो दोनों राज्य सरकारें मिला के क्या बना सकती हैं, एक ही जो अध्यक्ष होगा दोनों जगह का क्या हो सकता है, अध्यक्ष हो सकता है, या जो सदस्य दोनों जगह के सदस्य हो सकते हैं। इस तरीके से भी व्यवस्था की जा सकती है। ये उसलिए व्यवस्था की गई कि भाई कोई राज्य होता है, इनके पैसे भी तो देने पड़ते हैं, इनको बनाते हैं तो इनके खर्चे वगैरह होते हैं ना। अब स्टेट वाले हैं, उनको ने कहा कि भैया इतना खर्चा कौन दे, पैसा बचाने के लिए उन्होंने बोला एक ही अध्यक्ष रख लो, वही अध्यक्ष हमारे वही तुम्हारे, है ना, जो पैसा होगा आधा आधा दे देंगे। तो इसके लिए कई राज्य ऐसे हैं जिनपे आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो इस तरीके की व्यवस्था की जा सकती, तो ये प्रोविजन भी किया जा सकता है।
परंतु लिखा है, परंतु परंतु जो कह रहा है उस राज्य की बाबत जिसके लिए यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष या सदस्य या दोनों नियुक्त किए जाने हैं, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति धारा 22 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात की जाएगी। ये कंडीशन लगा दी गई कि जब दो राज्य जो हैं संयुक्त रूप से अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करते हैं तो आगे जो धारा 22 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट समिति की सिफारिश पे, जो आगे अपन पढ़ेंगे 22(1) की जो समिति बनी है उसकी सिफारिशों पर इनकी नियुक्ति की जाएगी। इनकी नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाएगी? जो 22(1) में जो दी रखी है मुख्यमंत्री वगैरह ये लोग हैं, उनकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाएगी, समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर। तो समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति फिर की जाएगी। समिति में कोई कौन होता है? समिति में कोई मुख्यमंत्री वगैरह यही लोग होते हैं, तो इनकी सिफारिश पर क्या की जाएगी? फिर इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब देखिए सातवां यहां लिख लेते हैं। देखिए सातवां, देखिए क्या कहता है। सातवां पॉइंट कहता है धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहती हुई केंद्र सरकार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी। ये क्या कह रहा है? धारा 12 के उपबंधों के अधीन रहती हुई केंद्र सरकार कह रहा है, केंद्र सरकार मानव अधिकार से संबंधित कोई भी जो है मानव अधिकारों, केंद्र सरकार इनसे भिन्न संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्वहन किए जा रहे मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों को आदेश द्वारा ऐसे राज्य आयोग को सौंप सकेगी। मानव अधिकार से संबंधित मतलब जो भी केंद्र सरकार के अधीन संघ राज्य क्षेत्र आते हैं उसमें कोई मानव अधिकारों से संबंधित जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है जो वो उसमें चल रहा है, तो केंद्र सरकार उस मुद्दे को कह सकते हैं या उस मामले को कह सकते हैं। मामले को, कौन से मामले? जो संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संघ राज्य क्षेत्र में जुड़े हुए, स्वाभाविक सी बात है उस पर केंद्र सरकार का रहेगा। तो उन मामलों को सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो राज्य आयोग को सौंप सकते हैं। किसको सौंप सकते हैं? राज्य आयोग को, राज्य आयोग को सौंप सकते हैं। केंद्र सरकार चाहे तो वो मामले किसको सौंप सकते हैं? राज्य आयोग को। अगर केंद्र सरकार चाहे तो उन मामलों को जो संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। कौन से मामले? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, बस इतना याद रखें, संघ राज्य क्षेत्र से जुड़े हुए मामले हैं। लेकिन इसमें ये अपवाद है कि भैया कौन कौन से? जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र और लद्दाख राज्य क्षेत्र से भिन्न। संघ राज्य क्षेत्र में ये दो राज्य शामिल नहीं है, इनके मामलों को नहीं सौंपेगी, ये अपने पास रखेगी केंद्र सरकार। कौन सा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दो स्टेट बन गए ना अलग, तो इनके मामलों को छोड़कर अन्य जो संघ राज्य क्षेत्र के मामले हैं केंद्र सरकार चाहे तो राज्य आयोग को सौंप सकती है ना। इतना ही है बस इसमें। आठवां कहता है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की दशा में मानव अधिकार से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एक मिनट, तो इनको छोड़कर ये कोष्टक में है कि की दशा में मानव, जो भी मामले कुल मिला के ये कह रहा है कि उनको सौंपे जाते हैं, इनको छोड़ के दिल्ली वगैरह है, इसमें लिखा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख राज्य क्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों से संबंध में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। क्या मतलब कह रहा है? दिल्ली हो गया, इसमें देखिए कौन कौन से आ गए? दिल्ली, जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, और कौन सा हो गया? और आपका लद्दाख। एक मिनट, लद्दाख ही है, लद्दाख, लद्दाख। तो ये तीन मामले में जांच कौन करेगा? ये भी क्वेश्चन याद रखना आप। ये तीन जो क्षेत्र हैं इनके मामले में जांच कौन करेगा? इसमें लिखा आयोग करेगा। आयोग का मतलब कौन करेगा? केंद्रीय आयोग करेगा, है ना। आयोग का मतलब कौन है? केंद्रीय आयोग। संघ राज्य क्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आयोग मतलब केंद्रीय आयोग। आयोग, यहाँ कार्रवाई कौन करेगा? आयोग। आयोग का मतलब कौन सा है? केंद्रीय आयोग, केंद्रीय मानव अधिकार
आयोग के द्वारा जांच की जाएगी। किन मामलों में? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मामले में। ये स्टेट को नहीं सौंपे जाएंगे, ये जांच कौन करेगा? ये केंद्रीय आयोग इसके बारे में जांच करेगा। तो स्पष्ट रूप से इसीलिए क्लॉज जोड़ा गया है कि इसमें कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए ये अलग से क्लॉज जोड़ के ये बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया कि दिल्ली की बात कर लो आप, जम्मू कश्मीर की बात कर लो या लद्दाख की बात करो, इनके बारे में जो भी जांच कार्रवाई वगैरह की जानी है वो किसके द्वारा की जाएंगी? वो आयोग के द्वारा की जाएंगी। आयोग मतलब केंद्रीय आयोग के द्वारा की जाएंगी। तो ये स्पष्ट रूप से उन्होंने लिख दिया है कि इनके मामले में जांच जो है राज्य आयोग आदि के द्वारा नहीं की जाएगी। तो इनके बारे में जांच कौन करेगा? केंद्रीय आयोग करेगा। तो स्पष्ट रूप से, तो इसको भी आपको ध्यान में, वैसे तो ध्यान ही रहेगा, कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी परीक्षा में कभी आ जाता है तो वही ध्यान रखना है इस बात को कि जो दिल्ली भी है इसमें शामिल, जम्मू कश्मीर तो याद रहेगी, आपको लद्दाख भी याद रहेगा, दिल्ली और याद रखना कि दिल्ली के मामला हुआ तो भी उसमें केंद्रीय आयोग के द्वारा जांच की जाएगी, है ना। तो ये भी याद रखें कि दिल्ली के मामले में भी जांच कौन करेगा? केंद्रीय आयोग करेगा। अब देखिए ये जो है इसको कल ही देखेंगे। ये 22 जो है आयोग की, क्योंकि दूसरा जो सेक्शन है उसी से रिलेटेड है, 23 भी 22 से ही रिलेटेड है, 23, तो 22 23 ये कल देखेंगे। इसके बाद 8:30 बजे अपन वो क्लास लेंगे अपना, उसके लिए तैयार रहिएगा। थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद लगभग अपनी दूसरी क्लास लेंगे। कल ये हो जाएगा लगभग, तो परसों ये खत्म हो जाएगा, शायद परसों लगभग हो जाएगा जी।